आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। मैं सभी नाजरीन को INN चैनल के इंतज़ामिया और पूरे स्टाफ की तरफ से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनका अनोखापन कई बरसों तक याद रह जाता है। कुछ वाक़यात सदियों तक याद किए जाते हैं। कोरोना वबा के दौरान होने वाली ईदें भी ऐसे अनोखे अंदाज में मनाई गईं कि लोग एक लंबे अरसे तक उनको याद रखेंगे। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में ऐसी ईद कभी मनाई नहीं गई। वो ईद जो दूर रहने वालों को भी करीब कर दिया करती, आज दूरियां बढ़ा रही है। आलमी वबा के इस दौर में मनाई गई ईदों ने ईद के मकसद को ठेस पहुंचाई है। इस साल रमज़ान दुनिया के अक्सर ममालिक में या तो लॉकडाउन में गुजर गया या फिर तहदीदात में। कहीं मुकम्मल लॉकडाउन देखा गया, कहीं थोड़ी सी छूट मिली। ताहम अक्सर ममालिक में रमज़ान की रौनक मांद पड़ गई। यह अलग बात है कि इबादतों की कसरत ठीक माजी की तरह बरकरार रही। फिर रमज़ान की ईद का दिन आया और लोग अपने घरों और महदूद तादाद में इबादत करने पर मजबूर हो गए। ये हालिया तारीख में एक अनोखा वाक़या है और बड़े ही दुख के साथ याद रहेगा। ईद उल अजहा का मामला भी कुछ अलग नहीं रहा। 2 महीने से लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया है। कहीं कहीं ये नाफिज है, लेकिन बकरीद से मुतालिक तहदीदात पूरी तरह नाफिज हैं। तेलंगाना हुकूमत ने भी अपने कुछ रहनुमायाना खतूत जारी किए। मस्जिदों में मुसल्लियों की तादाद कम हुई, ईदगाहें वीरान ही रहीं और छोटे छोटे ग्रुप्स में इबादतें की गईं। जबकि बड़े पैमाने पर जो कुर्बानी का रिवाज रहा वो भी मांद ही था। न आम हालात की तरह ईद की वो खुशियाँ देखी गईं और न वो जोश व खरोश। ईद का दिन लोगों के चेहरों को ताज़ा कर दिया करता, लेकिन इस ईद पर लोग अपने ही घरों में महसूर रह गए। वबा के पेश नज़र एक दूसरे से मुलाकात भी काफ़ी कम रही और घरों पर ही ईद गुजर गई। कुर्बानी से जुड़े कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुए। मेढ़ों की फ़रोख्त पर असर हुआ और ईद एक अनोखे अंदाज में मनाई गई। एक हकीकत ये भी है कि हिंदुस्तान में हुकूमत की पॉलिसियों ने वैसे भी किसी त्यौहार को अब त्यौहार नहीं रखा है। मईशत का वो हाल है कि लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी को ठीक से गुजार लेने को ही कामयाबी मान रहे हैं। उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और हुकूमत अपनी पॉलिसियों में अवाम की फलाह को भी पूरी अहमियत देगी। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की जा सकी। मक्का मस्जिद में हर साल ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं की गई और ईद उल अजहा की नमाज की भी इजाज़त नहीं दी गई। लॉकडाउन के निफाज से ताहाल जुमे के दिन मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया जाता रहा है। लॉकडाउन के निफाज के बाद से मुसलसिल 19 जुमा से तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा सिर्फ 5 मुसल्ली अदा कर रहे हैं। आम मुसल्लियों को नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद के शहरियों को मुबारकबाद पेश की। अंजनी कुमार ने सभी सीनियर पुलिस ओहदेदारों के साथ चार मीनार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान भाइयों ने बताए हुए तरीक़ेकार पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए ईद की नमाज अदा की। उन्होंने आगे भी इसी तरह एहतियात बरतने और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। मुबारक सभी। यहाँ कुर्सी नहीं लगा है? लगा है? है सर। ओके। ईद उल जोहा की मुबारकबाद। आज यहाँ चार मीनार पे हमारे साथ हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी एसबी और सभी सीनियर ऑफिसर्स, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन होते हुए आज हम लोग यहाँ दौरा पे आए और बहुत खुशी हुई कि बताए हुए तरीके से हमारे सभी भाई लोग सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को का एहतियात बरतते हुए बकरीद फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह मस्जिदों में नमाज भी अदा हुई और उसके बाद
कुर्बानी के समय भी सभी लोग प्रिकॉशन लेते हुए कुर्बानी किए। एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले समय में एक बार फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम आने वाले 2 महीने 3 महीने में चेहरे पर मास्क ज़रूर रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना निकलें। घर में बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की। दुनिया में कोरोना वायरस से आज रात 8 बजे तक 1,78,44,881 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,12,24,886 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 6,84,566 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया में फिलहाल 59,35,449 अफराद मुतासिर हैं और उनमें से 65,595 की हालत तशवीशनाक है। इसी दौरान मेक्सिको में जुमे के रोज़ 8,458 अमवात हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 46,668 हो गया। इसने मौतों के मामले में अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद मेक्सिको मौतों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं कैलिफोर्निया में जुमे के रोज़ 288 लोगों की मौत हुई। ये यहाँ एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा अमवात हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 7,600 नए मामले भी सामने आए। अब इस स्टेट में मुतासरीन का आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा और मौतों का आंकड़ा 9,000 के पार हो गया। ये अमेरिका की तीसरी सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत है। इन्फेक्शन के मामले पर न्यूयॉर्क पहले और फ्लोरिडा दूसरे नंबर पर है। अमेरिका भर में जुमे के रोज़ 1,453 लोगों की जान गई। वहीं ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क में फ़िलहाल पाबंदियों में राहत नहीं दी जाएगी। यहाँ आज से यानी हफ्ते के रोज़ से पाबंदियों में कुछ छूट दी जानी थी। उन्होंने कहा कि वबा से बचाव के क़वायद 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगे। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में नए मामले सामने आने के बाद ये फैसला किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा 57,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आने से मुतासरा अफराद की तादाद 17 लाख के करीब पहुंच गई है और अब तक 36,511 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुसलसिल 2 दिन से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 55,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। ताहम राहत की बात यह है कि सेहतमंद लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और एक ही दिन में 36,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। सेहतमंद अफराद के मुकाबले में नए केसेस में इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस में 19,785 का इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 5,65,103 हो गई है। हफ्ते को वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 57,117 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 16,95,988 हो गई है, जबकि 764 अफराद की मौत हुई है। इसी अरसे के दौरान जुमला अब तक जो अमवात हुई हैं वो है 36,559, माफ़ कीजिएगा 36,559 अफराद इसी दौरान ठीक हो चुके हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की जुमला तादाद 10,94,374 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों का आंकड़ा 65,000 के करीब पहुंच गया है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जुमे के रोज़ रात 8 बजे तक इस मोजी वायरस से 11 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे महलूकीन की मजमूई तादाद बढ़कर 530 हो गई है। 2,083 नए केसेस के इजाफे के साथ रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 64,786 हो गई है। नए केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 568, रंगारेड्डी से 228, मेडचल से 197 और करीमनगर से 108 मामले शामिल हैं। अब तक 46,502 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें जुमे के रोज़ डिस्चार्ज होने वाले 1,114 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फ़िलहाल 17,754 एक्टिव केसेस हैं। जुमे के रोज़ जुमला 21,011 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 4,58,593 सैंपल्स की जांच की गई है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने गच्चीबौली टिम्स हॉस्पिटल में इलाज और सहूलियात का मायना किया और हॉस्पिटल में दस्तियाब सहूलियात से अदम इत्मीनान का इजहार किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टिम्स में सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
तेलंगाना तेज़ी से बढ़ती हुई कोरोना रियासतों में से एक है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मरीजों का पता चलाने, जांचने और इलाज में तेज़ी लाना चाहिए। किशन रेड्डी ने मशवरा दिया कि तेलंगाना हुकूमत को कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली को एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए। तिब्बी अमले की तनख्वाहों के अलावा मराद भी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासर अफराद से सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने की अपील की। खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हुए मखरूज ना होने की उन्होंने दरख्वास्त की। जारिया माह अगस्त में ज़्यादा मुहतात रहने का उन्होंने आवाम को मशवरा दिया। Tira. Any complaints? I'm not telling because I'm the director, but we are monitoring 24 hours. ఖాళీ అయ్యాక మనం వేరే దగ్గర తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఒక్కసారి ఎట్లా ఒక టెన్ వచ్చి పడుతుంది. మనం అటువంటి వాళ్ళని ప్రెసిడెంట్ పెట్టించి వాట్సాప్ పెట్టించి ఇమీడియట్గా 300 అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టాఫ్కు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుమారు 1200 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేము పంపించాము. అవి అన్ని జిల్లాలకు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా అవి పంపిస్తూ ఉన్నారు. అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల సహాయం ఇప్పటికీ N95 మాస్కులు కానీ, పీపీ కిట్లు కానీ, SCQ టాబ్లెట్స్ కానీ, లేక వెంటిలేటర్స్ కానీ, డబ్బులు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించాము. భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అవసరమున్నా, పీపీ కిట్స్ అవసరమున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ యొక్క కోవిడ్-19 ఎదుర్కోవడం కోసం అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తూ, నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే, 2 విషయాలు కోరుతా ఉన్నాను. మీరు అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి పోయి అప్పులపాలు కాకూడదు. ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైనా ఉండదు, ఒక ఆక్సిజన్ ఇవ్వడమే తప్ప. రెండోది, ప్రజలు ఎవరైతే పాజిటివ్ కేసు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. कोविड-19 के मरीजों से ज़ायद बिल वसूल करने के खिलाफ खानगी हॉस्पिटलों को हुकूमत की जानिब से दिया गया इंतबाह बहरे कानों पर पड़ गया है। इन पर हुकूमत की वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ है और वो लाखों रुपए मरीजों से वसूल कर रहे हैं। एक खानगी हॉस्पिटल ने कोरोना के मरीज से 8 दिन में 8 लाख रुपए वसूल करके भी उसकी जान नहीं बचाई। इसके अलावा अस्पताल ने 246 PPE किट्स 910 रुपये फ़ी किट के हिसाब से 2,23,000 रुपये भी बिल में वसूल किए। मुतवफ़ी की फैमिली ये जानना चाहती है कि एक मरीज़ के लिए 246 PPE किट्स का इस्तेमाल क्यों कर हो सकता है। यौमिया 1 लाख रुपए की रकम लेकर भी अस्पताल के डॉक्टर्स मरीज़ की जान बचाने में नाकाम रहे और जुमे की सुबह मरीज़ ने आखिरी सांस ली। हुकूमत की हिदायत के खिलाफ दवाखाने के इंतज़ामिया ने बतौर बिल लाखों रुपए वसूल किए जो बेफैज़ रहे। हुकूमत ने आइसोलेशन वार्ड के लिए 4000, ICU रूम के लिए 7500 रुपये और वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए 9000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की है, जो सब मिलाकर 20,500 रुपये होते यौमिया बनते हैं। लेकिन खानगी हॉस्पिटल हुकूमत के मुकर्रर करदा चार्जेस से 5 गुना बढ़कर चार्जेस ले रहे हैं। हैदराबाद में 3 खानगी दवाखाने मरीजों को ज़्यादा चार्जेस और परेशान करने के कसूरवार पाए गए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भद्राद्री कोत्तागुडम जिले से लापता होने वाला कोरोना का मरीज रेलवे स्टेशन में मुर्दा पाया गया, जिसकी शिनाख्त पल्ले वेंकटेश्वरलू की हैसियत से हुई, जो तेलंगाना के दुमपट मंडल के नाचाराम देहात का रहने वाला था और उसे इलाज के लिए ज़िले के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया था। जुमेरात और जुमे को 2 मरीज़ जो कोरोना से मुतासिर थे उसी वार्ड में थे, उनकी मौत हो गई, जिससे वेंकटेश्वरलू परेशान हो गया और उसने सोचा कि अगरचे वो अस्पताल में रहा तो वो भी मर जाएगा। चुनाचे उसने अस्पताल से राह फरार अख्तियार की। अस्पताल इंतज़ामिया ने उसके अफराद ख़ानदान को इस बात की इत्तला दी और मरीज़ की तलाश शुरू कर दी। वेंकटेश्वरलू ने अस्पताल से भागकर रेलवे स्टेशन पर पनाह ली, जिसके बाद मकामी अवाम ने वेंकटेश्वरलू को मशकूक हालत में पाकर इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची और तलाशी ली, जिस पर वेंकटेश्वरलू की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई। डॉक्टरों ने मरीज वेंकटेश्वरलू की हैसियत से उसकी शिनाख्त की। बाद पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ की वजह से उसकी मौत हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के कायद और चंद्रबाबू नायडू काबीना में आंध्र प्रदेश के वजीर रह चुके पी कोंडला मानिक्यला राव का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। वो पिछले 1 माह से जेरे इलाज थे। मानिक्यला राव 60 बरस के थे। चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वो वजीर हिंदू औकाफ थे। इन्होंने बहैसियत फोटोग्राफर अपने करियर की इब्तिदा की थी। उन्होंने 2014 से 2018 तक बहैसियत वजीर खिदमात अंजाम दी थी। बीजेपी और टीडीपी में इख्तलाफात की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। रियासत महाराष्ट्र के पूना में कोरोना से मुतासिर खातून ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 29 साल हामिला खातून के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जिसके बाद उसे पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम चलाए जाने वाले हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के मुश्तरका संगमित्रा ऐप को लॉन्च किया। कोविड की वजह से लोग अपने घरों तक सिमट कर रह गए हैं और खवातीन पर घरेलू तशद्दुद हो रहा है। ऐसे खवातीन के लिए संगमित्रा मुतासिरा पुलिस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। इस प्रोग्राम में SC/SC की चेयरमैन अमला अक्कीनेनी, नम्रता शिरोडकर, वनीता दत्तला के साथ 1000 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। The Women's Forum bulletins, Millie has taken a lot of interest and it's coming up very well. Every week it's growing. So my congratulations to Millie also for ensuring that this bulletin is got it right read and also with the right content too. So అదే విధంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ పోలీస్కు, సైబరాబాద్కి పోలీస్కి మరియు మన SCSకి ఉమెన్స్ ప్రయారిటీ ఒక టాప్ ప్రయారిటీ. మనకి ఉమెన్ సెక్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ, చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ మన టాప్ ప్రయారిటీ. దానికి అనుగుణంగా మనము ఆల్మోస్ట్ నేను 2 years బ్యాక్ ఇక్కడ చార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక సపరేట్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ వింగ్ కోసము ఒక సపరేట్ వింగ్ వీ స్టార్టెడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హస్ రియలీ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అన్సుయా. Lot of initiatives have been taken, especially the crime against women is being dealt with iron hand. ఎక్కడైనా కేసు అయినా డెఫినెట్లీ వాళ్ళపై చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, లాజికల్ ఎండ్ దాకా కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు శిక్ష పడేదాకా కూడా మన టీమ్స్, కోర్టులు కూడా మన ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఉండి అక్కడ ఉన్న విక్టిమ్స్ కూడా మనం కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు సరైన సాక్ష్యం చెప్పడానికి కూడా మనం అనుకూల చేయడం జరుగుతుంది. సో ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ కూడా కోర్టులు కూడా మన ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఉంది. దాదాపు లాస్ట్ ఇయర్ గత ఒక సంవత్సరంలోనే దాదాపు 20 మందికి ఈ ఉమెన్ ఆఫీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన నేరస్తులు అందరూ కూడా జైలు శిక్ష పడడం జరిగింది. వాళ్ళంతా లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడడం జరిగింది. సో అది కాకుండా మన SC/SC నుంచి కూడా చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. మనకు ముఖ్యంగా మన आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के कैंपस में क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना ने बताया कि हादसा दोपहर 12 बजे हुआ। एक ट्रेड यूनियन के लीडर का कहना है कि क्रेन ओवरलोडेड थी, शायद इसी वजह से हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा तब हुआ जब क्रेन की मरम्मत का काम चल रहा था। अफसर और क्रेन के ऑपरेटर्स उसका मुआयना करने के लिए गए थे। HSL हिंदुस्तान का सबसे पुराना शिपयार्ड है। इसका क़याम 1941 में सिंधिया स्टीम शिप नेविगेशन कंपनी के तहत इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद ने की थी। 1961 में शिपयार्ड का नेशनलाइजेशन हो गया, तब से इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। 2010 से इसका इंतज़ामिया वजारत दिफा के पास है। इससे पहले ये शिपिंग मिनिस्ट्री के तहत काम करती थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेरे सदारत रियासती काबीना का इजलास 5 अगस्त बरोज़ चाशुम्बा दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। मज़कूरा काबीनी इजलास में इम्कान है कि रियासती सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत की तामीर, रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी के मुताबिक रियासत में की गई काश्तकारी, करोना वबा, तालीमी शोबे में करोना के तनाजुर में किए जाने वाले इक़दामात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और फ़ैसले लिए जाएंगे।
टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अप्रैल 2001 में ऐसे वक्त में टीआरएस पार्टी कायम की थी जब तेलंगाना की अलहदगी की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई थी। टैंक बंड के जलदृश्यम में मुसम्मम इरादे के साथ केसीआर ने तेलंगाना तहरीक शुरू की थी। उन्होंने याद दहानी की कि उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने तहरीक को ख़त्म करने में जलदृश्यम से टीआरएस पार्टी की सरगर्मियों को ख़त्म करने ऑफिस को बंद करवा दिया था। लेकिन जिस वक्त पार्टी कायम की गई थी वो मुहूर्त अच्छा था जिसने 13 साल के सफ़र में ही रियासत को हासिल कर लिया और ये सफ़र आइंदा 100 साल तक जारी रहेगा। केटी रामाराव आज तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों के इंश्योरेंस के बीमा की प्रीमियम रकम कंपनी के हवाले करने के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब में कारगुजार सदर टीआरएस ने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत ने तहरीक को ख़त्म करने टीआरएस को सड़क पर लाया था, लेकिन आज टीआरएस इतनी मजबूत हो गई है कि उसका हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ तेलंगाना भवन दफ्तर कायम हो गया और पार्टी ने 60 लाख अफराद को मेंबर्स बनाते हुए इन तमाम को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की। उन्होंने कहा कि पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए टीआरएस पार्टी ढाल के मानिंद है। केटीआर ने बताया कि कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए मजीद नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी मुल्क में दूसरी पार्टियों के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है। పెద్దలు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మంచి లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు పెద్దలు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదాత తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఈరోజు ప్రధానమైన విధాత అన్ని రకాలుగా కర్త కర్మ క్రియగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి నుంచి ఈరోజు వరకు అన్నింటికి అన్నీ తానై ఈ కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా స్ఫూర్తివంతంగా నడిపిస్తున్న పెద్దలు మా పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు ఏ ముహూర్తాన ఈ పార్టీని పెట్టినారో తెలియదు, కానీ అది ఎంత బలమైన ముహూర్తం అంటే దాదాపు 100 సంవత్సరాలు చెక్కు చెదరకుండా ఈ పార్టీ నిలబడుతుంది అనేంత గొప్పగా ఈ పార్టీ నిర్మాణం సాగుతూ ఉంది. కరెక్ట్గా ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళు. నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఈ 20 ఏళ్లలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, జలదృశ్యంలో ఆవిర్భవించిన పార్టీ తర్వాత అదే జలదృశ్యం నుంచి కుట్రపూరితంగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్లో లేని సమయం చూసి రోడ్డున పడేయబడ్డ పార్టీ ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో జలదృశ్యం నుంచి బలవంతంగా మమ్మల్ని మేడబట్టి గెంటేసిన పరిస్థితి। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कृष्णा के पानी के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में केसीआर की खामोशी के पीछे साजिश है। 5 अगस्त को एपेक्स काउंसिल का इजलास मुकर्रर था, उसी दिन काबीना का इजलास मुकर्रर करना कहाँ तक दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि केसीआर जानबूझकर काउंसिल के इजलास को मुलतवी करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पोतिरेड्डी पाड़ू के तौसी के मामले को कांग्रेस पार्टी ने पहले ही मंजरे आम पर लाया, लेकिन केसीआर ने उस पर तवज्जो नहीं दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट 2 टीएमसी पानी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केसीआर ने खर्च किए, तेलंगाना आवाम को गिरवी रखकर खर्च लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि कृष्णा नदी के प्रोजेक्ट की तामीर क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी के पानी के मामले में आंध्रा के वज़ीर आला से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश 6 टीएमसी पानी इस्तेमाल कर रहा है, जो तेलंगाना के लिए भारी नुकसान है। केसीआर की खामोशी शक व शुबात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जगन मोहन रेड्डी को इंतखाबात के वक्त माशी मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की थी। आंध्रा हुकूमत 44,000 क्यूजिक पानी के बजाय 80,000 क्यूजिक पानी आंध्रा मुंतकिल कर रही है। इस मामले में कृष्णा बोर्ड से कांग्रेस ने नुमाइंदगी की थी, लेकिन केसीआर की तरफ से कोई सरगर्मियां ना होना शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। आंध्रा हुकूमत ने पोतिरेड्डी पाड़ू के लिए 11 टेंडर तलब किए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो तेलंगाना सहरा बन जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि अगर पोतिरेड्डी पाड़ू के कामों का आगाज़ होगा तो केसीआर इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी पोतिरेड्डी पाड़ू के लिए तमाम तबकात के साथ मिलकर इस मामले में जद्दोजहद करेगी। తప్పనిసరిగా ఆలోచన చేస్తాం। ఇది నా ఒక్క నిర్ణయం ఉండదు, నేను ఇతర సీనియర్ నాయకులతోని మాట్లాడి ఫైనలైజ్ చేస్తాను, మనం చేస్తాం। బోర్డు టెండర్స్ ఆపేయమని చెప్పింది, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ వర్షన్ వాళ్ళు చెప్పినారు, వాళ్ళ మీటింగ్ ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ వాయిదా ఏపీ తన పని తను చేసుకో అంటే మీ రోల్ అంటే ఎట్లా ఉండబోతుంది మినిస్టర్
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఏమన్నా ఫిర్యాదు చేస్తారా లేకపోతే తప్పనిసరిగా మా వంతు కృషిగా అంటే ఇక్కడ రెండు చోట్ల ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ అపోజిషన్గా మేము ఇక్కడ అక్కడ గవర్నమెంట్స్ మీద ప్రెజర్ తీసుకొస్తాం. తప్పనిసరిగా మరి నేను సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో అక్కడ కూడా మరి ఆపేద్దామా? ఓకే దీపక్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. చెప్పండి. సరే, ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. నేను ఐ బీన్ అడ్వైజ్డ్ బెడ్ రెస్ట్ ఫర్ 2 weeks. ఇప్పుడు ఒక వీక్. वज़ीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कोविड-19 के तरमीमी क़वायद के मुताबिक 5 अगस्त से स्टेडियम में खिलाड़ी पूरी एहतियात के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस सिलसिले में उन्होंने आज एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया. इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि क़वायद के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ी क़वायद पर अमल करें. वज़ीर ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के मामले में ज़्यादा एहतियात बरती जाए. वज़ीर मौसूफ ने कहा कि स्टेडियम की गुंजाइश से सिर्फ आधे खिलाड़ियों को ही प्रैक्टिस के लिए एक दिन के वक्फे से मौका फराहम किया जाए. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खेल पॉलिसी के लिए हुकूमत ने ज़ैली कमेटी तश्कील दी है. पॉलिसी से मुतालिक सीनियर खिलाड़ी और कोच अपने मुफीद मशवरे दें. इस इजलास में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे. गवर्नमेंट व्हिप एमएस प्रभाकर ने कहा है कि अपोजिशन जमातें टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने में मसरूफ़ हैं. हफ्ते के रोज़ तेलंगाना भवन में आईएनएन चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में एक दलित किसान ने खुदकशी कर ली और इस वाक़े को लेकर कांग्रेस और बीजेपी गलत इल्ज़ामात आयद करते हुए हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं. और मुसलमान भाइयों के लिए जो है काफ़ी जो है प्रोग्राम स्कीमा लेके जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं. आज का प्रेस का मीट जो है खासकर जो है हाल ही में कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ने जो है टीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर जो है कई इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ाम. आप देखें कि जो है तेलंगाना रियासत बनने के बाद काफ़ी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग खुशहालियों से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं. और अभी देखें कि हाल ही में जो है एक छोटा सा जो है हादसा हुआ, जो एक दलित जो है अपने किसान उसने खुदकुशी करने का सिलसिला आप जानते हैं. वो खुदकुशी जो है कहीं उसकी वजह कहीं थे. राज्यसभा के रुकन व सीनियर सियासतदान अमर सिंह का हफ्ते को सिंगापुर में इंतकाल हो गया. वो कई माह से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे. गुर्दे की खराबी की वजह से वो 6 माह से सिंगापुर के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे. उन्होंने चंद माह कबल गुर्दे की पेवंदकारी भी करवाई थी. कुछ दिन उनकी सेहत में बेहतरी आई, लेकिन बाद में सेहत ख़राब हो गई और आज दौरान इलाज उनकी मौत हो गई. अमर सिंह समाजवादी पार्टी से बरसों वाबस्ता रहे. हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश हुई. आज दोपहर बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया. ज़ायद अज़ 2 घंटों तक हुई बारिश के बाद कुछ देर के लिए बारिश का सिलसिला रुका, लेकिन इसके बाद दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो गई. इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी की है.
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।